नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीडिंग वृश्चिक राशि के लिए, यानी वृश्चिक राशि के लिए 2024 पूरा साल 2024 ईयर कैसा रहने वाला है, इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। अगर आप वृश्चिक राशि के नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी राशि की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हर एक राशि के वीडियोज़ लिंक्स दे दिए गए हैं, तो आप अपने वीडियो का देख करके लाभ उठा सकते हैं। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। वृश्चिक राशि का रंग लाल होता है, इसलिए लाल यानी रेड पाइल नंबर 1, और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है, इसलिए मार्स पाइल नंबर 2। तो दोनों आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर को चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड कलर की फ़ोटो लगा दी गई है। आज मेरी टेबल का कलर भी रेड है, तो सब कुछ लाल ही लाल है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है, कैसा रहने वाला है 2024 ईयर। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये साल किसी भी हालत में आपको हारने नहीं देगा, ये आप समझ लीजिए। मैंने कहा किसी भी हालत में आपको हारने नहीं देगा, लेकिन अगर आप हार मानकर खुद ही पीछे हट जाएं तो कोई क्या करेगा। बस यही एक सिचुएशन है जहां आप हार सकते हैं, अदरवाइज हारने की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हारने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इस साल परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, संबंधों में अच्छे ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, धन का आपकी ओर प्रवाह ठीक ठाक रहेगा, आप अपने विवेक से निर्णय लेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी और कई सारे मामले आपके मैनेज होते चले जाएंगे। आप इस वर्ष उन चीज़ों को भी मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं जो आपके लिए दुस्साध्य हैं, असाध्य हैं। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता आपके लिए, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। ये साल आपको एक ऐसी सिचुएशन वृश्चिक राशि पाइल नंबर 1 देने वाला है जहां आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करके बेहतर अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। इस साल आप कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशनुमा तरीके से अपने कार्य को मैनेज करने के प्रयास करेंगे। लेकिन इसके अलावा, इसके साथ, इसके सराउंडिंग में कुछ लोगों के द्वारा व्यवधान डालने की नाहक कोशिश की जाएगी। उन लोगों को इग्नोर करना है। उन लोगों को आप, जब उनके द्वारा व्यवधान आपके कार्यों में डाला जाएगा या डालने की कोशिश होगी, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इनको इग्नोर कर दूं तो कोई बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे जीवन पर, मेरे भविष्य पर, मेरे वर्तमान पर। तो फिर चलने दीजिए। उनके ऊपर कुछ पड़ता है फर्क आपके इग्नोर करने का, तो उसकी परवाह नहीं करनी। ऐसे लोग जो जानबूझ करके आपके साथ चीज़ों को खराब करते हैं, ऐसे लोग जो जानबूझकर आपको परेशानी में डालने की कोशिश करें, उन लोगों के साथ भी आपको इग्नोरेंस का भाव रखना है। लेकिन वे वाले लोग जो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दें जहां आप दुविधाजनक, असुविधाजनक स्थिति में फंस जाएं,
वहाँ फिर आपको गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। ये साल बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव भी रहेगा और संघर्षों से भरा भी रहेगा। जीवन में देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हमारा जो मानव जीवन है ये संघर्षों का नाम है। हमारे जीवन से संघर्ष, प्रॉब्लम्स अगर हटा दी जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, फिर हम रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे सारे लोग। सोच के देखिएगा ना, हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स खत्म कर दिया जाए। सुबह उठते हैं, पहली प्रॉब्लम ब्रश करनी, दूसरी प्रॉब्लम फ्रेश होना मतलब नहाना धोना, हर चीज़ को उल्टा मत समझिए ना, है ना। समस्याएं ही हैं हमारे जीवन में, शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। अगर आप जिसको कहते हैं कि चीज़ें शांतिपूर्वक ढंग से हैं, उसमें भी समस्या है। भोजन की समस्या है, भूख लग गई, अब खाना खाना है, पेट को भर, मतलब कहीं भी हर एक चीज़ हमारे लिए समस्या है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है। और जहाँ पर ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये समस्या नहीं है, तो वहाँ हमारे जीवन, हमारे काम से जुड़े अलग अलग प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। प्रॉब्लम्स को टैकल करना ही, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही मानव जीवन है। तो इस साल भी प्रॉब्लम्स रहेंगी और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा, अगर आप प्रथम दृष्टया, फर्स्ट ग्लैंस में आप उस प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं तो, याद रखिएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि इसी साल उन प्रॉब्लम्स के बावजूद आपके जीवन में जॉलीनेस की कमी नहीं रहेगी। जॉलीनेस मतलब खुशनुमा माहौल की, हल्के फुल्के माहौल की कमी नहीं रहेगी। भटकाव अगर आता है, जो कि इस साल आएगा, और इस साल आने की पॉसिबिलिटी 7वें महीने के बाद और 9वें महीने से पहले है, यानी 8वें महीने में। कभी कभी मुझे ना गुस्सा लगती है कि ये सीधी भाषा में बोल सकता था ना, 9वें महीने में, 7वें के बाद 9वें से पहले अच्छा, 8वें महीने में भटकाव आएगा, लेकिन अब जो रोजमर्रा के कार्यों में हमें छोटे मोटे भटकाव आते हैं वो अलग हैं। ये भटकाव बहुत ह्यूज होगा, बहुत बड़ा होगा। आप किसी ऐसे कार्य में संलग्न होंगे 8वें महीने में, जिस कार्य में आपके भटकाव का मतलब बड़ा नुकसान होना है, चाहे वो बड़ा इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, या कोई भी। उस भटकाव को आपको एक्सेप्ट नहीं करना। भटकाव को एक्सेप्ट ना करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि मेरा ये कार्य कंप्लीट होने से पहले मुझे दूसरे काम पे शिफ्ट नहीं होना। ये पहले हो जाए, फिर कुछ और होगा। बाकी सारी चीज़ें गौड़ हैं, गौड़ मतलब छोटी, बाकी सारी चीज़ें गौड़ हैं, और इस कार्य को मुझे महती यानी कि प्रायोरिटी पर लेकर के चलना है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि इसी काम में, जिस काम में आप लगे उसमें प्रायोरिटी ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी कर देते हैं, तो भटकाव तो नहीं आएगा, लेकिन फिर डिमोटिवेशन आ जाएगा। अब ये कहता है कि उस डिमोटिवेशन को मैनेज करने के लिए आप बस थोड़ा सा हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियाँ याद कर लीजिए। हनुमान जी के बारे में है ना कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते थे, उनको याद नहीं रहता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जब समुद्र पार करके जाना था लंका, तो वो बैठे हुए थे, बहुत सारे वानर सोच रहे थे कि भाई मैं कितनी दूर जा सकता हूँ, मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। अंगद भी थे, बोले कि मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस आधे रास्ते तक आ पाऊँगा, इतनी शक्ति नहीं बचेगी कि मैं पूरा पार करके आ जाऊँ। सुग्रीव बोले मैं जा पाऊँगा, आ नहीं पाऊँगा। जामुन बोले मैं आ जा दोनों सकता, लेकिन बूढ़ा हो गया तो समस्या है। फिर उनको याद दिलाया कि हे केसरी नंदन, तुम पहचानो, याद करो कौन हो, तुमने तो सूर्य तक उड़ान भरी थी, ये तो समुद्र छोटी मोटी चीज़ है, ये तो छोटा सा तालाब जैसा तुम्हारे लिए है, तो सूर्य तक पहुंच गए थे, तो ये क्या है तुम्हारे लिए। तो उनको याद है कि अच्छा हाँ ये बात तो सही, मैं तो सूर्य तक चला गया था और मैं बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया हूँ। तो थोड़ा याद कर लीजिए कि आप कितने पावरफुल हैं, आपने क्या क्या लाइफ में अचीव किया है, आप क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करने की क्षमता है, बस आपका मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा। और ये चीज़ के लिए कार्ड कहता है कि ये पूरे साल हो जाएगा, यानी कि ये जो मोटिवेशन डाउन होकर के उठाने वाली स्थिति है, इसे आप पूरे साल में कभी भी यूज करें, केवल 8वें महीने का मामला नहीं है। और अगर आप भटकाव नहीं लेते हैं 8वें महीने में, तो आप उस कार्य में न सिर्फ 100% की सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि झूम उठेंगे, खुशी से मस्त हो जाएंगे। इस साल आर्थिक मामलों में बहुत प्रगति होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत प्रगति का अर्थ है कि एक ऐसी सिचुएशन बननी शुरू हो जहां आप फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन की
पोजीशन को अचीव करना शुरू करें, या रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी बने, या कर्जों से छूटने की पॉसिबिलिटी बने, या आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में धन बनता चला जाए और आपके पैसे बढ़ते चले जाएं। रिलेशन और बाकी सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव है ये साल। और ये साल आपको बस इतना याद रखिए कि बहुत कुछ बेहतर देगा, लेकिन संघर्षों में सफलता इस साल निहित है। संघर्षों के बावजूद आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा, आपके जीवन के मनोरंजन खराब नहीं होंगे, लेकिन वे संघर्ष आएंगे जरूर। तो उन संघर्षों का स्वागत करने को तैयार रहिए, गिव अप नहीं करने की मेंटेलिटी बनाइए और आगे बढ़िए, जीत आपकी है। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए एक दृष्टि में, एक ग्लैंस में कि 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं कि आपका ईयर 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, यानी कि लव रिलेशन के लिए पहला कार्ड है द रिबेल। तो लव रिलेशन के बारे में द रिबेल का कार्ड कहता है कि आप अपने रिलेशन, प्रेम संबंधों में अपने साथी को किसी भी प्रकार के बंधन में ना बांधें। इसको समझें, क्योंकि अगर आपने बंधन में बांधा तो प्रेम संबंधों में एक ऐसी ज्वलंत भावना उत्पन्न हो जाएगी जो आपके रिलेशन की कड़ियां तोड़ेगी। कहते हैं ना कि जिसे प्यार है उसे उसकी स्वतंत्रता में छोड़ दो। उसे तुमसे प्यार है तो वो कहीं नहीं जा सकता या कहीं नहीं जा सकती। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें उससे प्यार है। कुछ जगहों पे ये लाइन को गलत यूज़ किया गया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो वापस आएगा या आएगी। नहीं, ये सब नहीं है। उसे तुमसे प्यार है तो कहाँ जाएगी। आपको उससे प्यार है, आप अपने प्यार पे विश्वास रखिए ना, अपनी साइड का कंप्लीट रखिए। प्यार तो एक तरफा चीज़ है, प्यार दो तरफा तो होती नहीं है। हम उसे दो तरफा इस्तेमाल करते हैं, हम दो तरफा यूज़ करते हैं। मुझे उससे प्यार, उसे मुझसे प्यार, हम दोनों का प्यार एक साथ मिल करके एक वर्तुल बना लेता है। इसको अगर वर्तुल को मैं डिवाइड करके समझाऊं तो अगर आपको किसी से प्यार है तो 180 डिग्री प्यार आपका है, ठीक है, डिग्रीज में बात कर लेते हैं। उसे आपसे अगर प्यार है तो उसका 180 डिग्री है, 180 मिल करके 360 हो जाएगा, गोला बन जाएगा, वर्तुल बन जाएगा। लेकिन अगर उसे आपसे प्यार नहीं है और आपने कहा बिकॉज उसे मुझसे प्यार नहीं इसलिए मुझे भी उससे प्यार नहीं, तो आपका प्यार 2 कौड़ी का था। फिर कैसा प्यार, फिर तो सौदा था ना कि भाई 100 रुपए दिए तुम गेहूं दो हमें, है ना। वरना तो फिर क्या फ़ायदा, तुम्हें 100 रुपये क्यों दे, वापस दो मेरे पैसे जब तुमको गेहूं नहीं देना। तो मतलब कहने की बात। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, कहते प्यार देने का नाम है। देने का नाम मतलब आपको प्यार है, आप अपना प्यार उसे दीजिए, आप उसे प्यार करिए। वो आपको प्यार करे ना करे उसकी प्रॉब्लम। भाई मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, उसे मुझसे प्यार नहीं है तो उसकी समस्या। उसमें हम क्या करें, मैं क्या करूं। तुम्हें नहीं है तुम जानो, तुम्हें मुझसे प्यार है बहुत बढ़िया, आ जाओ। मेरा 180 तुम्हारा 180 मिलकर 360। तो ये कहता है कि अपने रिलेशन में, अपने प्रेम में आप अपने साथी को बंधन में ना बांधें इस वर्ष। बंधन में ना बांधने का मतलब उस पर कोई बाउंडेशन ना लगाएं। अब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप उसको बुलाएं बैठें कि देखो इस साल तुम्हारे पर कोई बंधन नहीं, जो मर्जी वो करो फ्री। ये तो नहीं कहा गया ना कि उसको बुलाएं, ये ज्ञान देना है। सिर्फ ये कहेंगे बंधन में ना बांधें। उसे कोई बंधन महसूस होता है तो होने दीजिए, वो उसकी अपनी पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, समस्या सुलझना जो कुछ है उसका है। समझिए इस चीज़ को ना। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपने अपने आप को बांध लिया कि मुझे इससे प्यार है तो अब इसी से प्यार है, अब मैं किसी और से प्यार नहीं करता, तो आपने खुद को बंधन में बांधा, उसने तो नहीं बांधा, उसने तो नहीं बांधा। जैसे भगवान राम के बारे में ना, कि भगवान राम ने निश्चय किया था कि मेरे जीवन में एक पत्नी होगी। माता सीता ने उनसे कभी नहीं कहा कि आप दूसरा विवाह करें या ना करें, दोनों नहीं कहा, ना इनकरेज किया ना डिस्करेज किया। कुछ कहानियों में है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए बाउंड किया था कि भैया आपने मेरे को वचन दिया है, वो झूठी कहानी है, वचन वाला मामला नहीं। तो भगवान राम ने स्वयं में ही एक वचनबद्धता ले ली थी कि मेरी एक पत्नी रहेगी, बस। तो उनकी एक ही थी, उन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं फील हुई। कुछ एक प्रसंगों में है कि उन्होंने कई स्त्रियों को माता कहा है,
मंदोदरी को भी माता कहा है, कई स्त्रियों को माता कहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी के बारे में कोई विचार ही मन में नहीं थे। जबकि भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत सारी महिलाएं थीं, उनकी तो 16,108 पत्नियां गिनी जाती हैं, मुख्यतः तो 8 हैं। 16,100 तो बंदिनियां थीं जिनको उन्होंने अपनी पत्नी का स्थान दिया, अपना नाम दिया, क्योंकि भाई वे जिस एज ग्रुप में थी, अगर वे भगवान, कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण उनको मेरी किसी से बात होती, उनका बहन बना लेते। मैंने कहा फिर बहनों की शादी करनी पड़ती। उनसे कोई दुनिया में शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे एक राक्षस की बंदी थी। तो उनके चरित्र पर और बहुत सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस हो रहे थे। तो उनको बेटी बनाते तो भी उनकी शादी करनी पड़ती। फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ना कहीं तो भाई बेटी बनाओगे तो शादी करोगे, बहन बनाओगे तो बहन की भी शादी करोगे, हाथ पीले करोगे। तो उनके लाइफ वहीं पर क्लोज हो चुकी थी। इसलिए वे 16,100 महिलाएं मरना चाहती थीं। उसमें कम एज और अधिक एज दोनों की थी। ऐसा नहीं कि सब एकदम यंग थी, कुछ ज़्यादा एज की भी थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आप सभी को अपना नाम दे देता हूँ, आप सभी मेरी पत्नी के रूप में मुझे पति स्वीकार कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,100 रूप लेकर उनसे विवाह किया था। नहीं जी, कोई विवाह नहीं किया था, सिर्फ उन्हें पत्नी का स्थान दे दिया था और उनके लिए द्वारका में रहने की जगह बना दिए थे। सारी कृष्ण की पत्नियों के रूप में रह रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण का उनके प्रति प्रेम नहीं था या उनका कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था। प्रेम का मतलब हमेशा फिजिकल लव नहीं होता है, इसको याद रखिए। तो यही चीज़ ये कार्ड कहता है। हाँ, भगवान कृष्ण का ऐसा कोई फिजिकल वाला मामला नहीं था उनके साथ में, बस एक प्रेम आत्मीयता संबंध था। उन्होंने कहा नहीं, आप ना मरे, आप मेरे को पति मान लें, ठीक है। तो ये कहता है कि अपने साथी को बंधन में मत बांधिए और उसे किसी चीज़ के लिए बाध्य मत करिए। इस वर्ष अगर आप किसी चीज़ के लिए बाध्यता नहीं करते तो आपके प्रेम में इस साल इतनी ग्रोथ होने वाली है कि आपका साथी आपके लिए दुनिया से लड़ जाए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपियर हुआ है प्रोजेक्शन। ये कहता है कि अंदाजा मत मारिए कहते हैं ना कि यार ऐसा लगता है कि भाई परिवार हमारे लिए लॉयल नहीं है। लगता है का क्या मामला है, मतलब शायद, हाँ शायद ना, फिर तो अधर में फंसे। लगने पर मत जाइए, ठीक है। ये कार्ड कहता लगने पर मत जाओ। ये कहता है कि जो है उसे खोज कर निकालो, पहला काम तो ये करो। दूसरा, जो लग रहा है उस लगने में कितनी सत्यता है इसको पहचानने के साथ ही साथ ये देखो कि तुम्हारे में कितनी सत्यता है। और जब तक आप अपने को उनके समक्ष एक समकक्ष रूप में परख नहीं लेते तब तक आपके बीच में लय नहीं आएगा। और इस वर्ष आपके और आपके परिवार के बीच में उस टूटे हुए लय के आने, बढ़ने और परिवार के साथ संबंध के इम्प्रूव होने, परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय करने के बहुत पॉसिबल योग बन रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप, आपका परिवार एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे को सम्यक रूप से सम्मान दें और एक दूसरे की आवश्यकता और ज़रूरतों को पूरा करने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ में एक दूसरे को जितना हो सके उतना सहयोग दें की पॉसिबिलिटी भी इस साल आ रही है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जॉशन। ये कार्ड कहता है कि फिनेंशियल मामलों में एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, और छोटी सी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप अपने आप को एक सिचुएशन में उलझाते ना चले जाएं। हम किसी सिचुएशन में तब उलझते हैं जब हम परसेप्शन शुरू करते हैं। उसने ये बिजनेस किया, सफल हुआ, हम भी ये करें, सफल हो। कभी नहीं होंगे भाई, अपनी राह खुद बनाए ना। आप नकल करके आगे नहीं जा सकते। नकल करने के लिए बहुत अकल चाहिए। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक कलाकार की तरह चोरी करो। बता देता हूं उसने क्या कहा था शॉर्ट में। उसने कहा अगर आप किसी के एक बुक को कॉपी कर लेते हैं, किसी ने एक किताब लिखी और आपने उसको हूबहू कॉपी कर लिया तो ये चोरी है। किसी ने एक पेंटिंग बनाई, आपने उसकी पेंटिंग को हूबहू कॉपी किया तो ये चोरी है। 100 किताबों को पढ़ करके अपनी एक किताब बनाई, सबका एक एक पन्ना निकाला, अपने हिसाब से लिख करके एक बुक बनाई, इसे रिसर्च कहते हैं। किसी एक कलाकार के पैटर्न को देखा, उसकी 100 पेंटिंग्स को देखी और उसको देखकर अपनी एक पेंटिंग बनाई। चोरी वहीं से करी, उसकी हर पेंटिंग में से कुछ ना कुछ चुराया और अपनी एक बनाई। इसे रिसर्च कहते हैं, इसे आर्ट कहते हैं।
तो ये कहता है कि अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना है बजाय दूसरे पर। और अगर अपनी बुद्धि और विवेक पर रिलाय करके इस वर्ष कार्य करते हैं और पुरानी टैक्टिस में फंसे नहीं रहते कि पहले हमने ऐसा किया था, अब मेरा मन कह रहा है कुछ अलग करने का, लेकिन नहीं यार, पुराने पर ही काम करें, तो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहां यह भी कहता है कि अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, ये वर्तमान में जो नई टैक्टिस आई है ये काम नहीं करेगी, वो पुराना वाला ही काम करेगा, वही तरीका ठीक था, तो फिर वो भी ठीक है। रिजिट नहीं होना है, अड़ नहीं जाना है, ना नए में, ना पुराने में, ना बदलने में, ना अपने विचार में, ना दूसरे के विचार में, ठीक। लेकिन अंततः जो निर्णय करना है वो बुद्धि और विवेक से करना है। अगर आप ये करते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस वर्ष आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फाइनेंशियल मामलों में आप अनायास खर्च ना करें, क्योंकि इसकी खूब संभावना आ रही है कि परिवार के साथ अच्छे संबंधों और इंजॉयमेंट मोमेंट्स की वजह से, इन जॉयफुल मोमेंट्स की वजह से परिवार के साथ में अनायास चीज़ों पर या परिवार के लिए अनायास चीज़ों पर खूब पैसा खर्च हो जाए की पॉसिबिलिटी है, तो इसको रोकना है। ऑक्यूपेशन यानी आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन के लिए कार्ड अपेयर हुआ है स्लोइंग डाउन। ये कहता है जल्दबाजी मत करो। स्लोइंग डाउन मतलब धीमा कर दीजिए। कहता है जल्दबाजी मत करो, लेकिन लक्ष्य को साधने की दिशा में बने रहो, क्योंकि जल्दबाजी से काम नहीं होने वाला। और साथ ही साथ वो सिचुएशन जो ढकी है, दिख नहीं रही। ढकी है मतलब आपके प्रोफेशन में एक ऐसी सिचुएशन जो आप समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि काम करेगी, लेकिन लगता है पता नहीं काम करे कि ना करे। आपको लगता है जॉब चेंज करने से बेनिफिट होगा, फिर लगता है यार यहाँ कैजुअल चल रहा है, चीज़ें ठीक चल रही, चलने दो। आपको लगता है व्यापार में ग्रोथ करने के लिए मुझे ये करना चाहिए, फिर लगता है यार पता नहीं इसमें रिस्क है, करें कि ना करें। उस वाली सिचुएशन में कार्ड कहता है थोड़ा एनालाइज कर लो, टाइम दे दो अपने आप को। सिचुएशन को एनालाइज करके किए गए कार्य में आपको उत्तरोत्तर सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एनालाइज किए बिना जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो गड़बड़ होगा। और इस वर्ष व्यापार को बदलने, नई दिशा देने, जॉब को बदलने और जॉब में एक नई दिशा देने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जॉब और प्रोफेशन से जुड़े लोगों को कुछ नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देना है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और बिजनेस को रन कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को और गहराई से समझने की कोशिश करें। अपने आप को एक्सपर्ट मानकर अभी ना चलें, बहुत कुछ सीखने को बाकी है। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है सौरो। ये कहता है कि आप अपने एजुकेशन के मामले में अपने आप को कुएं का मेढक बना लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कुएं के मेढक वाली कहानी सुनी है, सभी ने सुनी होगी। सुनी ना वो कहानी, एक कुएं में मेढक था और एक दिन बाहर से एक मेढक उसमें गलती से गिर गया। तो कुएं के मेढक ने कहा दुनिया इतनी बड़ी है। तो उसने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ी है, ये तो छोटा सा है तुम्हारा। उसको समझा समझा के थक गया, लेकिन वो माना नहीं। क्यों? क्योंकि उसे बाहर का पता नहीं, उसे बाहर पता करने की ज़रूरत थी। ठीक, तो ये कहता है कि आप अपनी स्टडी में कुएं के मेढक ना बने। कुएं के मेढक हम तब बन जाते हैं अपनी स्टडी, अपने एजुकेशन में, जब हमें लगता है कि हमारा ही आइडिया सही है, हमारा तरीका सही है, हमें जब लगता है। और यहाँ पर आपको दूसरे के तरीके या अपने टीचर के तरीके या अपने मेंटोर, अपने गाइड के तरीके सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और उसका अनुपालन करने की ज़रूरत है, ताकि आपको एजुकेशनल मामलों में और ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए। एक पूरा भविष्य आपके लिए इंतज़ार करता हुआ स्टडी एजुकेशन के मामले में, लेकिन आप उस द्वार को बंद किए बैठे हैं तो कोई क्या करेगा। देखिए, इसमें एक और चीज़ है, वो भी बता रहा हूँ। कभी कभी हम अपनी एजुकेशन में बस चीज़ों को एज इट इज़ समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा है उसको वैसा समझो और उसी को सच मानो। कुएं के मेढक, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्य बाहर से आए, उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, द्रविड़ों को मारा, कुचला, ये क्या वो क्या, दुनिया भर की चीज़ें लिखी। किसने लिखी? मूर्ख अंग्रेजों ने लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि उनको भारत पे कब्जा करना था, और जब तक हिंदुस्तानियों को अपने ऊपर शर्म ना आए, कब्जा करना आसान नहीं था। अगर आपको किसी को रूल करना है, किसी को गुलाम बनाना है, तो उसके मन के जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ दीजिए। भारत तो हजारों लाखों साल की पुरानी परंपरा और
सभ्यता की बात करता है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम बाहर के हो, तुम इंडिया के हो ही नहीं जी, हम भी बाहर के, तुम भी बाहर के, हम बाहर से है, तुम बाहर से है, हम बाहर से, हमने तुम पे कब्जा किया, तुम बाहर से है, तुमने इन पे कब्जा किया। और इस थ्योरी को एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाया जाता है बिना किसी प्रूफ के। कोई प्रूफ नहीं है। कोर्ट में केस हो गया था एनसीईआरटी का, जी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सिवाय इसके कि कुछ राइटर्स ने पहले लिख रखा था। जेसाई दीपक ने एक सेमिनार में कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम दूंगा अगर कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रूव कर दे। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे हिस्ट्री के टीचर ने भी मुझे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मैं अपनी बात बता रहा हूं, पढ़ाई, और पढ़ाने के साथ उन्होंने अगली लाइन कही कि ये पूरी गलत थ्योरी है ये बकवास है, झूठ है। लेकिन चूंकि बुक में लिखा है और आपके बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको याद कर लीजिए और इसी के क्वेश्चन का आंसर को लिख दीजिएगा। लेकिन वस्तुतः सत्य यह है कि हम आर्य यहीं के हैं, बाहर से कहीं नहीं आए। ठीक, क्योंकि अगर बाहर से आए होते तो खाली भारत में थोड़ी आए होते, फिर तो भारत यहाँ वहाँ 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 बहुत जगह चले जाते, आधा दुनिया कब्जा कर लेते, है ना, बहुत कुछ कर लेते और प्रूफ मिलते उधर भी कि वहाँ से आए, तो वहाँ कोई प्रूफ ही नहीं है। तो ये फालतू की थ्योरी। तो ये कहता है कि आप एक चीज़ में रिजिट मत होइए अपनी स्टडी में। ये कार्ड कहता है अपनी स्टडी में एक चीज़ में रिजिट मत होइए, अपने एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य में काम आ सकता है। एक तो ये जानिए, दूसरा जो पढ़ रहे हैं यही अंत नहीं है, इसको भी समझें। ये अंत नहीं है, अभी और नया आ जाएगा, अभी और नई रिसर्च आ सकती है। ज्ञान और शिक्षा 2 शब्द हैं संस्कृत के, और एजुकेशन और नॉलेज अंग्रेजी में है शब्द। कई बार हम जो एजुकेशन है उसको नॉलेज समझ लेते हैं, वो अलग है। दोनों भाषाएं अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान और एजुकेशन का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान। नॉलेज का अर्थ है जानकारी होना, ज्ञान होना, जानना, नोइंगनेस। ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान बहुत अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है। तो दोनों के घाल मेल को एक मत करिएगा, इसको याद रखिए। तो जो पढ़ रहे हैं वो अंत नहीं, ये याद रखिए, और जो पढ़ा वो वाइडली यूज़ होगा, ये भी याद रखिए। तो दोनों चीज़ें चलेंगी, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। अगर हम सोचें कि हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, अगर हम सोचें कि हम बीमार हैं तो बीमार हो जाएंगे। कभी करके देखिएगा, छुट्टी का दिन हो, सुबह सुबह उठिए और सोचिए आज बड़ी थकावट फील हो रही है। 1 घंटा सोचिएगा, ऐसा सच में फील होने लगेगी, हमारा मन डाइवर्ट हो जाएगा। कितनी, और ऑफिस में काम करने वाले दुकानदार लोग या बिजनेस में या प्रोफेशन वाले अक्सर ये जानते हैं, और कई बार घर की महिलाएं भी ये करती हैं, लगभग सभी लोग करते हैं। कभी कभी हम सचमुच थके होते हैं, घर की महिलाएं होती हैं, सुबह उठी, शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थकावट है, आज मन नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, मुझे खुद ऑफिस जाना, तो उठ जाएंगी, जुट जाएंगी, सारा काम करना शुरू, खत्म थकावट। तो ये कार्ड कहता है कि इल्यूजन के आगे जाकर देखिए, जो आपको फील हो रहा है उसके आगे अपनी हेल्थ में झांकने की कोशिश करिए कि क्या सचमुच यही है जो मुझे महसूस हो रहा है। अगर बीमार महसूस कर रहे हैं या एक बीमारी लंबे समय से चल रही है तो कहीं ये साइकोलॉजिकल तो नहीं बनी हुई है, इसको परखने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, ये तो सत्य है कि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अगर मरीज डिमोटिवेट हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकते। लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, अगर जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो उसको फिर वेंटिलेटर भी नहीं बचा पाता, खत्म। फिर चाहे 4 दिन में ख़त्म हो मरीज, चाहे 14 दिन में हो, चाहे 40 दिन में हो, फिर बचते नहीं हैं। जीने की इच्छा खत्म होती है तो शरीर अधोगति में चला जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है, और जीने की इच्छा होती है तो शरीर ऊर्ध्वगति में चला जाता है। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी को हॉस्पिटल में डाला गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई जिसको जिसको मिलना है उसको बुला लीजिए, अंतिम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन। और उनको पिछले 2 साल से मसालेदार चीज़ें बैन थी, मसाला नहीं खा सकते भाई साहब, मर जाएंगे। उनको भी पता चल ही गया, घर वालों ने सोचा कि भाई बता दो क्या है, अब ठीक है 2-4 दिन है, अननोन में क्यों जाएं। उनको बता दिया कि भाई आप 2-4 दिन के मेहमान हैं, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर को बुलाओ। उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब अगर मान लो मैं 4 दिन में मरूंगा तो 2 दिन में मर जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा
डॉक्टर ने कहा भाई 4 दिन में मरने वाला कह रहा है 2 दिन में मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बस 2 दिन का फर्क है। तो उन्होंने कहा मैं ना कुछ वो खाना चाहता हूं जो मैंने अभी तक 2 साल से बांध के रखा था, नहीं खाया, गरिष्ठ भोजन, मसालेदार, तंदूरी रोटी और ये चीज़ें। डॉक्टर से घर वालों ने बात करी, डॉक्टर ने कहा कि देखिए ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है कहते हैं तो दे दीजिए भाई, ठीक है, अंतिम इच्छा ही समझ के पूरी करिए। उनको भैया मंगा दिया होटल से, उन्होंने उसको ठूंस कर खाया ठूंस कर खाया मतलब कायदे से खाया। मरीज लोग होते हैं ना हॉस्पिटल में तो वो कम खाते हैं, उन्होंने ठीक से खा लिया क्योंकि उनको लगा पता नहीं अगली बार मिले ना मिले। तो दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर बच्चों ने पूछा, फ्रेंड था उसने पूछा कि पापा क्या करें, आज फिर मंगा दे अभी दोपहर का लंच। बोले हाँ मंगा दे यार। 1 हफ्ते तक वो होटल का खाना खाते रहे, बढ़िया पनीर की सब्जी मस्त वाली सब कुछ, मतलब मेनू देख करके ये ले, और वो हॉस्पिटल से ठीक होके घर आ गए। डॉक्टर कहता है ये चमत्कार है, और डॉक्टर ने बताया कि चमत्कार कैसे है। चमत्कार इस तरह है कि इनकी जीने की इच्छा बलवान होती चली गई, बढ़ती चली गई, और जब वो ठीक होकर आ गए लोग पूछते कि भाई हमने सुना था कि आप जानने वाले, कैसे ठीक हो गए? बोले मसालेदार चीजें खाने से ठीक हो गए। तो ये कार्ड कहता है कि इस साल आप अपनी हेल्थ को लेकर के कल्पनाओं में ना जाएं, कल्पना से आगे सोचें और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें और आ जाएगी। आप कम बीमार हैं, ज़्यादा बीमार हैं, बड़ी प्रॉब्लम में है, छोटी प्रॉब्लम में है, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, सब में ये ट्रिक काम करेगी। करिए और इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर कहीं बाग बगीचे में जाना हो आपको तो तितलियों को देखिएगा। ये रीडिंग में आ रहा है, आपको बता रहा हूँ। अगर जैसे कभी होता ना किसी पार्क में चले गए तो वहाँ देखिए तितलियाँ कहाँ हैं, अगर तितली मिल गई तो उसको प्यार से देखिएगा, उससे बहुत कुछ आपके अंदर परिवर्तित होगा जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मार्स यानी मंगल ग्रह को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको बता दूं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए इनको पाइल नंबर 2 के रूप में लिया गया है आज। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है डेथ। जो लोग टैरो रीडिंग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, डेथ कार्ड का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द डेथ, ना कि मृत्यु, एक्चुअल डेथ नहीं होता, ठीक है। 4th पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और 5th नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। ये वर्ष आपके जीवन में परिवर्तन तो लाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोड़ हैं। अब उस मोड़ को थोड़ा समझें। इस साल की शुरुआत आपकी अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 2 वृश्चिक राशि। इस साल के शुरू में ही, यानी कि शुरू के पहले या दूसरे महीने में आप किसी नए कार्य को शुरू करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी रुके हुए कार्य को फिर से शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। या किसी ऐसे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिसमें आपकी महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई हो, और उसमें आपकी सफल होने की पॉसिबल रेट्स 100% आ रहे हैं, अगर आपने पीछे अपने कदम खुद नहीं खींच लिए तो। रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी, कर्जों से छुटकारा मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन किसी एक रिलेशनशिप में आपके संबंध किसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। वो मित्र हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, परिवार के सदस्य, बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जान पहचान के हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो हो सकते हैं। होते हैं ना ताया जी, चाचा जी, मौसा जी, मामा जी, ऐसे करके बहुत सारे रिश्ते होते हैं। किसी एक रिलेशन में चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खत्म होना आपके जीवन में एक दुखद घड़ी लेकर आएगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये होगा इस साल। और इस वर्ष जब ये होगा तब आप उसको रोक नहीं पाएंगे, हो रहा होगा।
और आप रोक नहीं पाएंगे। इसे होने देना है, क्योंकि जब ये हो जाएगा तब चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। उस रिलेशन के ख़त्म होने से आपके जीवन में कुछ रुकने वाला नहीं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन क्लोज हो जाए, दो में से एक चीज़ होगी, या तो एक रिश्ता कोई ख़त्म होगा या एक सिचुएशन आपके जीवन में। अब वो सिचुएशन आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार में, आपके संबंधों में, आपके परिवार में, आपकी सोच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन उस सिचुएशन का क्लोज़र भी आपको पसंद नहीं आएगा। आप पहचानोगे कैसे? वो सिचुएशन क्लोज हो रही होगी, आपके जीवन से हट रही होगी। आप नहीं चाहोगे कि ये चीज़ मेरे जीवन से चला जाए, चली जाए, लेकिन उसके बावजूद आप उसको रोक पाने की स्थिति में नहीं होंगे और वो दुख आपको झेलना पड़ेगा। इस तरह के दुख को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस आपको दुख से उबरने में हेल्प करेगा, जल्दी हो जाएगा मामला। और आने वाले समय में वो सिचुएशन का क्लोज होना या उस रिश्ते का टूट करके ख़त्म हो जाना भी आपके जीवन में सही घटनाओं के रूप में आप याद रखें। भविष्य में आपको अगले 4-5 महीने में पता चलेगा, समय लगेगा उसमें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। इसके अलावा धन के मामले में ऐसे व्यक्तियों को दिया गया उधार आपके द्वारा, आप उधार दे दो जिनके बारे में आप जानते हो कि इसको दिया तो पैसा डूबेगा, तो डूबेगा ही डूबेगा। आपको पता है कि इसको दिया तो गया, और फिर भी दिया तो फिर आप जानबूझ के दे रहे हो तो गड़बड़ है ना। तो वो वाली एक सिचुएशन हो सकती है। और ये जो भी नकारात्मकता है, ये आपके सोशल स्टेटस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ये याद रखिए। इसलिए परेशान नहीं होना है। आप अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस वर्ष अगर कार्य करते हैं तो उसमें आपको 50% सफलता मिल जाए। सिचुएशनली, कर्मों से, भाग्य से इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, और आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूवली आगे ले जाने की कंडीशन में रहेंगे। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा। ये साल आपके लिए किसी एक मामले में बहुत बुरा और बाकी हर मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये था एक ग्लांस में कि आपका, एक नज़र में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं कि जीवन के अलग अलग परिदृश्यों पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर क्या है इनकी राय। लव रिलेशन को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है आइसोलेशन। इस कार्ड का नाम आइसोलेशन नहीं है इसका नाम है आइसोलेशन। हालांकि आइसोलेशन का संधि विच्छेद कर दिया गया है। तो ये कार्ड कहता है अपने प्रेम संबंधों में एक डिमांड आपको परेशान कर सकती है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपका चाहना समस्या क्रिएट करेगा, और अगर आप कुछ नहीं चाहते अपने प्रेम संबंधों में तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और वो दिक्कत है इमोशनल लैक। आपको ऐसा लगेगा इस साल कि आपका साथी, आपकी साथी आपको समझ नहीं पा रहे, या आप उनको अपने दिल की बात समझा नहीं पा रहे, या उनको आपके दिल की गहराइयाँ, आपके दिल का टूटा होना, आपके दिल में जो भी एक टीस है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा। आपको ये फील होगा। आप इस चीज़ को फील करोगे, और फील करके अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा मेल्ट होंगे। दुख होगा कि इतनी छोटी सी बात इसकी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन हो जहां आप उसको केयर कर रहे हैं बट उसकी केयर आपको नहीं मिल रही, तो दुख हो जाता है। उस दुख को आपको बर्फ में दबाना है, आइसोलेशन कर देना है, बर्फ में दबा देना है। क्यों? क्योंकि अगर इस दुख को आप प्रकट करेंगे तो ये दुख केवल प्रकट नहीं होगा, विस्फोट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएंगे। और अगर प्रेम संबंधों में आप अपने साथी के साथ बर्स्ट हो जाएं, एकदम से धमाके से सारी भड़ास निकालनी शुरू करें, तो संबंध खराब होंगे। तो इसे अपने जीवन का एक अंग मानकर चलें। और जब आप अपने जीवन का एक अंग मानकर चलेंगे कि ठीक है यार, उसे मेरी परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसका बिहेवियर निगेटिव चल रहा है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा इग्नोर कर रहा है या कर रही है, कोई बात नहीं, करने दो। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और अपनी ओर से अपने प्रेम में कमी नहीं होने देंगे, तो उसमें परिवर्तन रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको ये देखने में मिल जाएगा।
फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। ये दो बातें बताता है। पहली, अगर परिवार के संबंध में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, तो उस बात को परिवार को बोल करके, परिवार का दिल दुखा करके हम ठीक करेंगे या नहीं, पहले ये सोच लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं यार इनका दिल दुख जाएगा, इनको बुरा लगेगा, तो उस बात को मत बोलिए, जवाब मत दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, टाल दीजिए, है ना, टालना होता है ना जवाब को। और वे मामले जहां आपको लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव और अप्रोचेबल हैं, तो वहां आपको सोचना है कि इसे अगर मैं परिवार के उन सदस्यों की दृष्टि से देखूं तो क्या ये पॉजिटिव और अप्रोचेबल हैं, और अगर हां तो इस बारे में डिस्कशन करना है। परिवार का दो रवैया आपको देखने को मिलेगा और आपके मन में भी परिवार के प्रति दो रवैये होंगे। जिन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप परेशान भी होंगे, तालमेल बिठाने में थोड़ी डिस्टरबेंस आपको फील होगी। इसलिए फैमिली रिलेटेड मामलों में जहाँ जहाँ डिस्टरबेंस फील हो, डिसीजन को पेंडिंग कर दीजिए, जो बोलना है उसे पोस्टपोन कर दीजिए, और अपने मंतव्य यानी आपके विचार परिवार को कम से कम जानकारी देने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते और चाहते हैं कि परिवार के साथ इस साल आपके संबंध पहले के मुकाबले बेटर हो जाएं, तो आपको अपनी साइड से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करनी है, वो चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि इस साल फिनेंशियल मामलों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, लेकिन इस सावधानी के साथ आप चीज़ों को इस ढंग से मैनेज करें कि आपको किसी प्रकार का संताप और क्षोभ यानी कि कोई भी पछतावा न होने पावे। क्योंकि इस साल फाइनेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पछतावा किस चीज़ पर होगा? पछतावा वही होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि आप अगर जानते हैं कि इस व्यक्ति के साथ डील करना घातक है और फिर भी आप इमोशनल होकर या किसी भी वजह से उसके साथ डील करते हैं, तो भाई उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। फिर ये जानबूझकर नुकसान किया गया है तो ये तो फिर झेलना पड़ेगा। लेकिन इस वर्ष रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, और अपने धन को और ज़्यादा बढ़ा ले जाएं इसकी संभावना भी बहुत बनेगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक गलती करेंगे तो फिर इसमें कोई रोक नहीं सकता आपकी गलती को। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट का। आपने पहले क्या किया था, उसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव को छोड़िए, क्या नेगेटिव अफेक्ट हुआ, और उस नेगेटिव अफेक्ट की वजह से कितना कितना आपके प्रोफेशन, बिजनेस, आपके जॉब में नुकसान आप उठा चुके हैं, ये पुरानी बात हो चुकी ना। अब उसको छोड़ दीजिए और उसकी गिल्ट इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हम ना एक कंपनी में शुरू में 8 साल काम कर गए, अरे बड़ी गलती हो गई, 8 साल में तो कहाँ निकल जाते, अब हमारा करियर बेकार हो गया। कुछ बेकार नहीं हुआ भाई, वो जो 8 साल किया उसने एक स्टेबिलिटी दिखाई, उसको भुना लीजिए। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हर एक चीज़ काम आ जाती है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, इसको जानिए। तो ये कहता है कि गिल्ट मत लीजिए। अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय में अपने पुराने कर्मों की वजह से जो भी परिस्थितियां बनी थीं या हैं या बन सकती हैं फ्यूचर में, उसको लेकर कोई अपराध बोध अपने मन में ना लाएं, क्योंकि ये अपराध बोध आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल देगा और जीने नहीं देगा। और आपके व्यवसाय से जुड़े मामले, आपके प्रोफेशन से जुड़े मामले में आपके डिसीजन गलत होंगे और उसकी क्रोनोलॉजी आपके अगेंस्ट हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। क्या करना है अब उसको समझें। सबसे पहले ये समझ लें कि क्या होगा इस वर्ष। आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय, आपके ऑक्यूपेशन में ग्रोथ होने की फुल पॉसिबिलिटी है, तरक्की करेंगे, और ये तरक्की क्रमबद्ध होगी, धीरे से शुरू होगी और बढ़ती चली जाएगी। इस तरक्की की राह में जो रोड़े डालने का काम है वो आपका नेगेटिव माइंडसेट करेगा। इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। इसलिए क्या करें, सबसे पहले अपने आप को अपने ही पास्ट से मुक्त करें, और अगर कहीं आपने पास्ट में कोई गलती करी है तो उस गलती को स्वीकार कर लीजिए। तरीका बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि हाँ मेरी गलती थी, आई एडमिट इट। अब उससे ओवरकम करिए,
बाहर निकल जाइए। जब आप मान लेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। जब तक आप नहीं मानेंगे सिचुएशन की वजह से गलती हुई, इस वजह से मैंने ये गलत निर्णय लिया, उस वजह से गलत निर्णय लेने की कोशिश हुई, मजबूरी हो गई, जब तक एक्सक्यूजेस के पीछे छिपेंगे तब तक निकल नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि किसी भी वजह से मेरा डिसीजन गलत हो गया और मेरे गलत डिसीजन की वजह से ये नुकसान हो गया, एक्सेप्ट इन योर सेल्फ एंड यू विल बी आउट फ्रॉम दैट। और जब आप उससे आउट होंगे तो उस सिचुएशन को, जो आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन को ग्रो करेगी, ग्रोथ दे रही होगी, या अपॉर्चुनिटी जो सामने नज़र आ रही होगी, उसे ग्रैब करने में आसानी होगी, उसे पहचानने में आसानी होगी। अन्यथा पहचान नहीं पाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें निकल जाएंगी हाथ से, ना इधर के ना उधर के रह जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में कार्ड आया है एबंडेंस। एबंडेंस का कार्ड कहता है कि आप अपनी स्टडी और अपने एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में अपने आप को शिखर पर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मोटा मोटा समझें तो अगर आपका सिलेबस 4 महीने का है तो उसे 2 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, बाकी फिर रिपीट करिए, तो आप शिखर पर हैं, टॉप पर हैं, है ना। अभी सिलेबस बाकी नहीं है, पता लगा एग्ज़ाम आने को हो गया और अभी सिलेबस पूरा नहीं किया, फिर रिपीट कब करिएगा। तो ये कहता है कि चीज़ों को जल्दी क्लोज करने की कोशिश करें और अपने आप को ईजी ढंग से मोल्ड करना है, ईजी ढंग से, हेक्टिक करके नहीं, एकदम प्रेशर में आकर नहीं कि सिर पर बंदूक लगी है और हम अपनी किताब को बैठ के पढ़ रहे हैं। उसको मस्ती से पढ़िए, अपनी तैयारी एक जॉयफुल माइंडसेट के साथ करिए, एंजॉय करिए और शिखर पर खुद को बैठाइए, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को शिखर पर बिठाते हैं आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और एजुकेशन के मैटर में आप जो सक्सेस चाहते हैं वो इस साल आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस वर्ष आप दूसरों को कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में रास्ता दिखाने में एजुकेशनल फील्ड में कामयाब रहेंगे, लेकिन हर एक का गुरु बनने की कोशिश मत करिएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि चीज़ों को एज इट इज़ चलाइए तो ये ज़्यादा बेहतर चलेंगी। एज इट इज़ चलाइए। कभी कभी हम सिचुएशन को हाइप करके ख़राब कर देते हैं, हाइप कर देते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको बुखार आ गया तो पहले ही दिन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, तुरंत दवा नहीं खानी चाहिए, रुकिए। हो सकता है शरीर में कोई समस्या हो और बॉडी अपने आप को गर्म कर रही हो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। कई ऐसे छोटे वायरस या कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी गर्म होती है तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कहते एक दिन से अधिक हो गया, अब सेकेंड डे भी बुखार कंटिन्यू, फिर डॉक्टर से मिलिए, दवा ले लीजिए, जल्दबाजी ना करिए। ये तो सिर्फ उदाहरण था। और साथ ही साथ कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जो रूटीन आपका बना है, जिस रूटीन से आपको एक लाभ मिलता जाता है, उस रूटीन के साथ बने रहिए। इसमें नएपन की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स कि अब आप बैठे हुए हैं, आपने एक अपना रूटीन अच्छा सा बना रखा और एक रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और उसमें अच्छा ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, आते हैं ना उसमें, ये वाला काढ़ा बना के पी लीजिए, इसको गर्म करके पी जाइए, इसको खा जाइए, तो वो नहीं करना है। अगर कुछ सही लगता है तो उसको सेव कर लीजिए वीडियो आप, है ना, या किसी ने कोई जानकारी दी तो उसको नोट कर लीजिए, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिए। हर चीज़ सही नहीं होती, हर चीज़ सही नहीं होती है। तो ये कहता है कि आप इजी ढंग से अपनी हेल्थ को मैनेज करें और आपकी हेल्थ इजी ढंग से बेटरली मैनेज होती चली जाएगी और आपको उसका उत्तरोत्तर लाभ मिलता जाएगा और आप बिना किसी परेशानी के इस साल अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।